मकसद स्पष्ट था। बिहार की जो समस्याएं हैं और जिसके बारे में अनेकों बार, चाहे वो विशेष राज्य के दर्जा का प्रश्न हो या ज़्यादा केंद्र सरकार से राशि का आवंटन, डिवोल्यूशन बिहार को होना चाहिए। विकास के मद में, चूँकि प्रति व्यक्ति विकास जो के मद में केंद्र का की ओर से दिया जाता है वो सर्वाधिक कम है किसी भी राज्य में। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी समस्याएं हैं और इसको लेकर हम लोग जो अपनी बात समय समय पर उठाते रहे हैं, उन सब चीज़ों को समेटते हुए हमने अपना पत्र उनको सौंपा है और जो हमारे विषय और उनसे बातचीत हुई है और दो बात का अनुरोध विशेष तौर पर हमने किया है, वो ये है कि बिहार के पुनर्गठन के बाद जो एक विशेष सहायता बिहार को दी गई, जो जारी रही 11वीं पंचवर्षीय योजना में, हमने उनसे आग्रह किया है कि वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहे, क्योंकि वे खास तौर पर पहले से ही आइडेंटिफाइड, यानी जिसकी पहचान कर ली गई हो, वैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्य, सड़कों के, स्टेट हाईवेज के, बिजली में खास करके उप पारेषण के लिए, सब ट्रांसमिशन के लिए, और बरौनी और कांटी के रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, ईस्ट गंडक, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार के लिए आदि आदि इस प्रकार के कार्यों के लिए दिया गया। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि इसी तरह से कार्यों को चिन्हित कर लिया जाए और केंद्र इसके संबंध में जो भी और भी शर्तें लगाना चाहे वो भी देख लें और परामर्श करके राज्य सरकार से हमें बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा निवेश करने की। हमारे यहाँ बिजली का है तो बिजली के क्षेत्र में और निवेश करना पड़ेगा, सड़कों में काफ़ी निवेश करने की ज़रूरत अभी और भी है। तो इन चीज़ों के लिए और फिर सिंचाई के लिए, तो एक तो ये कहा है हमने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे जारी रखा जाए, और दूसरी बात उनसे हमने कही है कि कृषि रोड मैप हम बना रहे हैं और उसको नई पंचवर्षीय योजना के काल में लागू करेंगे। इसके लिए काफ़ी धनराशि की ज़रूरत है, उसके बारे में हमने उनसे विशेष तौर पर उसकी जानकारी दी और आग्रह किया है कि चूँकि केंद्र की भी ये मान्यता है कि खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अधिक उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए पूर्वी क्षेत्र में संभावना है, तो वैसी स्थिति में पूर्वी क्षेत्र में बिहार आता है और बिहार ने कृषि के क्षेत्र में इंद्रधनुषी क्रांति का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए रोड मैप बनाया है, तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। और इसके अलावा और जो हमारी पुरानी मांगे, जिसका हमने जिक्र किया, विशेष राज्य का दर्जा और अधिक सहायता, तो इन सारी बातों का जिक्र उनसे किया और उनको मेमोरेंडम हमने दिया है और कहा है कि नई पंचवर्षीय योजना अगले साल से प्रारंभ होगी, इसलिए इस बार का जो आपका बजट है वो बहुत अहमियत रखता है। इसमें हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, इस पर गौर किया जाना चाहिए। एक तो उनसे हम लोगों ने आग्रह किया और माननीय वित्त मंत्री जी से हमने यह भी आग्रह किया है कि अप्रैल में हम अपना 5 वर्ष के लिए कृषि रोड मैप का जो कार्यक्रम है उसको लागू करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे। तो हमने उन्हें निमंत्रित भी किया है कि आप आइए और आपकी उपस्थिति में ही हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं। बजट रेंज को सर बढ़ाने की बात। और दूसरी बात है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से भी हमने इन विषयों पर चर्चा की और दोनों लोगों से हमने कहा कि जो विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी मांग है और जिस पर एक कमेटी गठित की गई है योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में, और जिसमें भारत सरकार के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी सदस्य हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आवे और उन लोगों को ये सहायता मिलनी चाहिए। तो उनसे भी विस्तृत रूप से प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन साहब से भी बातचीत। मुख्यमंत्री जी, कल यूपी में नतीजे आने वाले हैं और त्रिशंकु विधानसभा की आपको क्या रूप रहेगा? अब कल तो रिजल्ट आ ही रहा है, यूपी के कोई हम विशेषज्ञ नहीं हैं, उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से
नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, त्रिशंकु नहीं भी हो सकता है। टोपी इसलिए कल का इंतजार करना चाहिए लोगों को। चौथे मोर्चे की बात के मामले पर सर आगे मिले थे आज हम रक्षा मंत्री जी से भी मिले थे और उनको हमने पूरी जानकारी दी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किस तरह से मोतिहारी में स्थापित होना था। केंद्र भी सहमत हो गया था। बीच में न जाने क्यों वो अपने स्टैंड को लोगों ने बदल लिया। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं और हम मोतिहारी में उनको ज़मीन देने को तैयार हैं। बापू की कर्म भूमि है। 2017 में शताब्दी मनाई जाएगी 1917 के चंपारण सत्याग्रह की, और इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है उस सत्याग्रह के लिए और बापू के लिए कि वहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो। और हमने पहले भी कह दिया था कि देखिए, केंद्र की तरफ से कोई और जगह का नाम उछाल करके लोगों को बांटने की कोशिश होगी, गुमराह करने की कोशिश होगी, और लार मत टपकाइएगा। आज भी हम कहेंगे कि ये बनना मोतिहारी के लिए तय हुआ था। कोई दूसरे जगह के लोग ये न समझें कि उनके यहाँ बनना था। एक जगह के बारे में जब तय हो गया पहले, तो आखिर उसके बारे में ही सरकार आग्रह करेगी। तो हमने उनको पूरी जानकारी दे दी और ये भी उनसे आग्रह किया कि भाई ये विश्वविद्यालय का मसला है। सभी जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत बहुत दूर, हमारे यहाँ मोतिहारी तो पटना से 2.5 घंटे की दूरी पर हो। अन्य जगहों पर तो जिला मुख्यालय कौन कहे, गांव देहात में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो बिहार के लिए ही विशेष नियम क्यों? और इसमें रक्षा मंत्रालय के पास ज़मीन है, डिफेंस की ज़मीन है। तो हमने उनको सब बातों से आगाह कर दिया और अपना कैविएट उनके सामने हमने लगा दिया। ये सारी बातों पर राज्य की सीमाओं से अच्छी बात। मुख्यमंत्री जी, उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं थी। उन्हें तो इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। उनके पास तो सीधे प्रस्ताव आया और उनके पास ज़मीन थी, उस सिलसिले में बातचीत हो रही थी। हमने पूरी जानकारी उनको दे दी। तो चौथे मोर्चे की बात हो रही है और इसमें आप ना बिल्कुल झूठी बात है। वो जो आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ वो बिल्कुल हवाई उड़ान है। कोई बातचीत नहीं है। न हमसे कभी अरुण नेहरू की बातचीत है, न हमको नवीन पटनायक जी से बातचीत है। ममता जी से जरूर हमारी बातचीत है। ममता जी ने ही दरअसल फ़ोन करके मुझे बताया था ये जो नेशनल ये जो टेररिज्म काउंटर टेररिज्म सेंटर का की जो बात जो हुई थी, टेररिज्म काउंटर सेंटर, ये ममता जी ने ही बताया था। वो चिट्ठी अभी हमारे मुख्य सचिव या डीजीपी को प्राप्त नहीं हुई थी, उन्होंने बताया था। तब हमने जानकारी प्राप्त की तो तब तक चिट्ठी नहीं आई थी। बाद में वो चिट्ठी मंगाई गई और फिर हम लोगों ने अपना रुख लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। हम एनडीए में हैं, ममता जी यूपीए में हैं, कोई बात नहीं है। सब बिल्कुल जिसको नहीं कहते हैं एक हवाबाजी, ये हवाबाजी छोड़ करके और कुछ नहीं। हमारी तो किससे बातचीत नहीं। मैं तो एनडीए में हूँ, इसलिए हमको कोई अन्य मोर्चा, हम तो एनडीए में और पहले ही से, तो इसलिए उसकी बात नहीं। आज कई लोगों ने दिल्ली में भी लोग कोशिश कर, तो हम तो पढ़े भी नहीं थे, बाद में हमने देखा उसका एक हिस्सा। ऐसी कोई बात नहीं। एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एग्जिट पोल से हमारे संतुष्ट असंतुष्ट होने का क्या प्रश्न। एग्जिट पोल तो होता ही है, ये परंपरा है। हमारे यहाँ भी एग्जिट पोल, जब चुनाव हुआ तो एग्जिट पोल आता था। ये जब तक काउंटिंग जिस दिन नहीं होती है, 2 दिन आदमी करेगा क्या? अगर ये एग्जिट पोल ना हो, पोस्ट पोल ना हो, बैठ करके सारे चैनल पर एनालिसिस नहीं हो, तो लोगों का समय कैसे बीते? लेकिन आप लोग मैं तो इसके लिए सारे टेलीविजन चैनल्स का शुक्रगुजार हूँ। कम से कम लोगों का समय तो वो ठीक ढंग से बिता दे रहे हैं। बाकी जो रिजल्ट आता है तो आता ही है। अब बिहार में भी हंग हंग हो रहा था। एक व्यक्ति ने कहा था कि नहीं, उनकी बात सही हुई। उनका तो वहाँ के बारे में जो रिपोर्ट है उस हिसाब से तो कोई हंग नहीं होगा।